सोचो, अगर तुम एक ऐसे जंगल में रहते हो जहाँ सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक मुश्किल से पहुँचती हो, जहाँ पेड़ इतने घने हो कि हवा भी रास्ता मांग कर गुजरे, और उस जंगल के बीच एक बस्ती हो, छोटी सी लेकिन जिंदा। लगभग 500 लोग रहते थे वहाँ। मिट्टी के घर, चूल्हों का धुआं, बच्चों की हंसी और रात को जलते दिए। सब कुछ ठीक था जब तक वो लम्हा नहीं आया जो वहाँ रहने वाले सब लोगों की ज़िंदगी में खौफ ले आया था। एक रात बिना हवा के, बिना आवाज़ के बस्ती के किनारे खड़ा एक लंबा साया दिख गया। इतना लंबा कि पेड़ के तने भी उससे बहुत छोटे लग रहे थे। पहले लोगों ने सोचा अंधेरे का धोखा होगा, लेकिन अगले दिन 2 बच्चों ने एक ही बात कही। जंगल के रास्ते पर एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे। उस दिन से गांव भर में डर का सिलसिला शुरू हो गया। जंगल के बाहर का रास्ता सिर्फ एक पतली पतरी से गुजरता था, और अब उस पतरी पर अक्सर वो साया खड़ा मिलता। जो भी उसके पास से गुजरता उसे लगता कोई उसके कान में बिल्कुल पास सांस ले रहा है और कुछ कहना चाहता है, वापस चले जाओ। ये लफ्ज़ किसी ने साफ नहीं सुना, लेकिन सबको महसूस हुआ। कुछ दिन बाद पहली घटना हुई। एक लकड़ी काटने वाले आदमी सुबह जंगल गया और वो शाम तक वापस नहीं आया। अगले दिन उसकी कुल्हाड़ी पतरी पर मिली। ज़मीन पर गहरी लकीर बनी थी, कैसे किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। उस दिन से बस्ती में सूरज ढलते ही दरवाजे बंद होने लगे। रात को कुत्ते चीखते और पेड़ों के बीच से कभी कभी एक लंबी परछाई सरकती हुई दिखती। लोग कहने लगे ये उस बदनाम मुजरिम की रूह है जिसे सालों पहले पुलिस ने इसी जंगल में मार गिराया था। कहते हैं उसका जिस्म यहीं कहीं गिरा था और उसका गुस्सा ज़मीन ने अपने अंदर दबा लिया था, लेकिन अब वो गुस्सा जिंदा हो गया था। एक बुढ़िया औरत ने कहा, रात को मैंने देखा वो साया मेरे दरवाजे के पास रुक कर खड़ा रहा। दरवाज़ा बंद था, फिर भी ठंडी हवा अंदर आ गई। बच्चे रात को रोते और कहते कोई हमें देख रहा है। दिन बढ़ते गए और साया करीब आता गया। अब वो सिर्फ जंगल में नहीं, बस्ती के बीच भी नज़र आने लगा था। कभी कुएं के पास, कभी मस्जिद की दीवार के साथ, कभी खाली मैदान में सीधा खड़ा, कभी मंदिर के आसपास। ना चलने की आवाज़, ना पैरों के निशान, सिर्फ एक लंबे जिस्म का खामोश मौजूदगी का होना। एक रात गांव का चौकीदार मशाल लेकर निकला। उसने दूर से देखा एक लंबा आदमी पेड़ के पास खड़ा है। चौकीदार ने हिम्मत की और आगे बढ़ा। मशाल की रोशनी उस तक पहुंची और उसने जो देखा उसकी चीख पूरी बस्ती ने सुनी। वो जिस्म आधे का था, लेकिन चेहरा बिल्कुल अंधेरा, जैसे रोशनी उस तक पहुंचकर वापस मुड़ जाती हो। चौकीदार डर के मारे बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब होश आया, उसने सिर्फ एक बात कही। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 खोखले गड्ढे और अंदर गहरा अंधेरा। उस दिन से लोग समझ गए, ये सिर्फ साया नहीं, ये रूह है और वो गुस्से में है। लेकिन गांव के बुजुर्ग एक बात छुपा कर बैठे थे। सालों पहले इसी जंगल में एक पुलिस अफसर भी मारा गया था। कहते हैं उसने उस मुजरिम को रोकने की कोशिश की थी और उसकी जान चली गई थी। क्या वो रूह भी यही है? क्या जंगल में सिर्फ एक साया नहीं, 2 रूहों का हिसाब चल रहा है?
रात और गहरी होती जा रही थी। पेड़ों के बीच से हल्की सी सीटी जैसी आवाज़ आई और पहली बार लोगों ने देखा जंगल के अंधेरे में दो अलग परछाइयाँ खड़ी थी, एक बहुत लंबी और एक सीधी, थमी हुई, जैसे पहरा दे रही हो। गांव ने उस रात सांस रोककर गुजारी, क्योंकि असली मुकाबला दो रूहों के बीच का अब शुरू होने वाला था। बस्ती में उस रात किसी ने चैन की नींद नहीं ली। रमेश ने अपने घर के बाहर दिए जलाए, शबनम ने बच्चों को सीने से लगाकर सुलाया, कल्लू और हरजीत ने बारी बारी से रात भर जागने का फैसला किया। सबको लग रहा था जंगल अब दूर नहीं रहा। रात आधी हो चुकी थी, हवा बिल्कुल बंद। अचानक गांव के बीच कुएं से हल्की सी छपक की आवाज़ आई, जैसे किसी ने पानी को हाथों से छुआ हो। रमेश मशाल लेकर आगे बढ़ा, उसके पीछे किरण और गोपाल भी चले दिए। कुएं के पास पहुंचते ही मशाल की लौ एक पल को सीधी हो गई और फिर ज़ोर से हिलने लगी। पानी की सतह बिल्कुल सीधी थी, लेकिन उसमें एक परछाई दिख रही थी, लंबी, बेहरकत। रमेश ने धीरे से झुककर देखा। उसका चेहरा पानी में दिखना चाहिए था, लेकिन पानी में सिर्फ वो साया था। तभी कुएं के पानी से ठंडी हवा का झोंका निकला। मशाल बुझ गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया और उस अंधेरे में किसी के बिल्कुल पास से सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। रमेश जम सा गया। गोपाल ने उसे ज़ोर से खींच लिया। तीनों दौड़ते हुए घर की तरफ भागे। उस रात के बाद गांव का कोई भी आदमी अकेले बाहर नहीं निकला, लेकिन खौफ सिर्फ देखने तक नहीं रहा। 2 दिन बाद हरजीत की बकरियां जंगल के किनारे से गायब हो गईं। ज़मीन पर सिर्फ गहरी लकीरें थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ घसीट कर ले गई हो। उस रात अनीता ने अपनी खिड़की के बाहर किसी को खड़ा देखा, लंबा जिस्म, झुका हुआ सर। वो चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। साया धीरे से खिड़की के बिल्कुल पास आ गया और फिर खिड़की की लकड़ी पर 3 बार दस्तक हुई। सुबह तक अनीता बेहोश पड़ी रही। अब बस्ती समझ चुकी थी, ये रूह सिर्फ जंगल की नहीं, बस्ती की भी हो चुकी है। उस शाम गांव के बुजुर्गों ने सबको एक जगह बताई। उसमें से एक थी गांव का कुआं। उनमें से एक था दीनाथ काका। उन्होंने धीरे से कहा, जंगल में सिर्फ एक रूह नहीं है, एक और भी है जो रोकने की कोशिश कर रही है उस बुरी रूह को। लोगों ने पूछा, कौन? काका ने कहा, वही सिपाही जिसे उस मुजरिम ने मारा था। सब चुप हो गए। उस रात पहली बार लोगों ने एक और मंजर देखा। जंगल के किनारे लंबा साया आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके सामने एक सीधा खड़ा जिस्म था, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, जैसे कोई पहरा दे रहा हो। हवा तेज़ हो गई, पेड़ झुकने लगे और एक पल के लिए 2 परछाइयाँ एक दूसरे के सामने ठहर गईं। फिर इतनी तेज़ चीख गूंजी कि पूरी बस्ती के लोगों ने अपने कान बंद कर लिए। सुबह जंगल के किनारे ज़मीन जली हुई मिली और मिट्टी पर एक गहरा निशान, जैसे किसी ने पैर जमाकर खुद को रोका हो। गांव वालों को समझ आ गया, जंगल में जंग शुरू हो चुकी है और उसका असर अब बस्ती पर पड़ेगा। रात गहरी हो रही थी। बस्ती वालों ने महसूस किया, खौफ के साथ साथ कोई उनकी हिफाजत भी कर रहा है। लेकिन कब तक? रात अपनी इंतहा पर थी। आसमान बिल्कुल काला, जैसे किसी ने सितारों को भी छुपा दिया हो। गांव के बीच में पुरानी चौपाल पर सब लोग जमा थे।
हवा में मिट्टी की खुशबू नहीं बल्कि सीलन और पुरानी लकड़ी की सड़ी हुई बू थी। दूर जंगल की तरफ एक अजीब से घिसटने की आवाज़ आ रही थी। रवि ने धीरे से कहा, शायद वो आ रहा है। अचानक पेड़ों के बीच से एक लंबा सा साया उभरने लगा, इतना लंबा कि उसका सर पेड़ की शाखों से टकरा रहा था। उसकी चाल सीधी नहीं थी, जैसे पैर ज़मीन को छू नहीं रहे हो। गांव की बूढ़ी अम्मा शांता का हाथ कांप गया। उन्होंने आंखें बंद करके बस इतना कहा, ये तो इंसान नहीं बद्दुआ लग रहा है। अचानक हवा तेज चलने लगी। चौपाल के दिए एक साथ बुझ गए और अंधेरे के बीच वो आवाज़ गूंज रही थी, ये ज़मीन मेरी है। उसकी आवाज़ इंसान की नहीं थी, जैसे कई आवाज़ें एक साथ बोल रही हो। बच्चे रोते हुए अपनी माँओं से लिपट गए। तभी ठंडी हवा का एक तेज़ झोंका आया। हवा में धूप और मिट्टी की मिलकर एक पवित्र सी महक फैल गई। चौपाल के बीच एक हल्का सा रोशनी का दायरा बना और उस रोशनी के अंदर एक और साया उभरने लगा। इस बार चाल सीधी थी, कड़क कदम था और वजूद बहुत मजबूत। गांव के बूढ़े मास्टर जी ने धीरे से कहा, ये राक्षस है। दो रूहें आमने सामने खड़ी थी, एक अंधेरा और एक रोशनी। जंगल बिल्कुल चुप हो गया, ना पत्तों की सरसराहट, ना जानवरों की आवाज़। लंबे साए ने गुस्से से दहाड़ कर कहा, तू फिर आ गया। रोशनी वाला साया शांत था, उसकी आवाज़ गहरी और नरमी भरी थी। जहाँ जुल्म होता है मैं वहाँ उसे रोकने आ जाता हूँ। अचानक ज़मीन हिलने लगी, पेड़ ज़ोर ज़ोर से झुकने लगे। गांव वालों को लगा जैसे हवा उन्हें पीछे ढकेल रही हो। अंधेरा साया हवा में उछलकर रोशनी वाले साए पर झपटा और उस पल आसमान में बिजली चमकी। एक पल के लिए सब कुछ सफ़ेद रोशनी में ढल गया। गांव वालों ने देखा, अंधेरा साया का चेहरा बिल्कुल सूना, बिना आँखों के, जैसे वो बिना रूह का हो, और रोशनी वाला साया जैसे इंसान की रूह हो जो अब भी अपना फ़र्ज़ निभा रही हो। दोनों टकराए, आवाज़ बहुत हुई, लेकिन हवा के दबाव इतना था कि लोग ज़मीन पर गिर गए। पेड़ों की शाखें टूटकर गिरने लगी। अंधेरा साया पीछे हटा, फिर दोबारा आगे बढ़ा, लेकिन इस बार रोशनी और तेज़ हो गई, जैसे किसी ने पूरी रात को चीर दिया हो। अचानक अंधेरा साया सिकुड़ने लगा, उसकी लंबाई कम होने लगी, उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगी। रोशनी वाला साया बस खड़ा रहा। फिर एक तेज़ झोंका आया और अंधेरा वाला साया हवा में बिखर गया, जैसे धुआं हवा में घुल जाती हो। सब कुछ शांत हो गया। जंगल ने फिर से सांस ली। गांव वालों ने धीरे धीरे आंखें खोली। रोशनी वाला साया अब भी वहीं था, लेकिन धीरे धीरे हल्का पड़ रहा था। जाते जाते उसने बस एक बात कही, डर को जगह मत दो, और फिर वो भी हवा में घुल गया। सुबह होने पर जंगल बिल्कुल अलग लग रहा था। हवा साफ, रोशनी नर्म, और पहली बार गांव में खामोशी डर वाली नहीं, सुकून वाली थी। लेकिन मास्टर जी ने ज़मीन पर एक निशान देखा। मिट्टी पर एक गहरा दायरा बना हुआ था। उन्होंने धीरे से कहा, कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, बस चुप हो जाती हैं। और उस रात के बाद गांव में किसी ने फिर उस लंबे साये को नहीं देखा। लेकिन जंगल के सबसे अंदर कभी कभी अब भी हवा रुक जाती है, जैसे कोई देख रहा हो। सुबह का सूरज नर्म था, लेकिन गांव वालों के दिल अभी भी रात की दहशत से भारी थे। लोग चौपाल पर जमा थे, बच्चे चुप, बुजुर्ग सोच में,
और जवान लोग जंगल की तरफ देखने से भी कतरा रहे थे। रवि ने धीरे से कहा, अब शायद सब खत्म हो गया। मास्टर जी ने जवाब नहीं दिया। वो बस मिट्टी पर बने उस गहरे दायरे को घूर घूर कर देख रहे थे। दायरे के बीच की मिट्टी काली पड़ चुकी थी, जैसे जमीन ने कोई बोझ अपने अंदर खींच लिया हो। शाम तक सब कुछ आम सा लगने लगा। लोगों ने घर साफ किए, चूल्हे जले, बच्चे खेलने लगे। लेकिन रात फिर अलग थी। हवा बिल्कुल बंद, पेड़ों की शाखें सीधी, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। गांव के किनारे रहने वाली मीरा ने सबसे पहले महसूस किया। उसने अपनी खिड़की से बाहर झांका और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने देखा मिट्टी पर बने दायरे के अंदर हल्की सी रोशनी धड़क रही थी, जैसे दिल धड़कता है। उसे आवाज़ आ रही थी। आवाज़ बहुत हल्की थी लेकिन साफ। मीरा ने रवि को बुलाया। फिर धीरे धीरे पूरा गांव वहाँ जमा हो गया। दायरा अब चमक नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो जगह सांस ले रही है। मास्टर जी ने धीरे से कहा, ये जगह याद रखती है। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। लोगों को महसूस हुआ जैसे उनके कानों के पास कोई सरसरा कर गुजरा हो। एक बच्चा रो पड़ा, माँ, किसी ने मेरा नाम लिया है। किसी ने कुछ नहीं सुना, लेकिन सबको महसूस हुआ कि कोई सुन रहा है। रात और गहरी हो गई। तभी दायरे के बीच की मिट्टी धीरे से फटने लगी। ना धुआं, ना कोई आवाज़, सिर्फ ज़मीन का हल्का सा खुलना। उस अंधेरे से कोई साया बाहर नहीं आया, बल्कि एक ठंडी सी महक फैल गई। मिट्टी, धूप और पुरानी लकड़ी की मिली हुई। मास्टर जी ने आंखें बंद कर ली। उनकी आवाज़ काँप रही थी। रक्षक गया नहीं, वो इसमें बंद हुआ है। सब सुन रहे थे। रवि ने पूछा, क्या मतलब? मास्टर जी ने धीरे से कहा, जब तक अंधेरा फिर जन्म ना ले, रोशनी को भी ज़मीन के अंदर रहना पड़ता है। हवा एक पल को रुक गई, फिर दायरा धीरे धीरे बंद हो गया। मिट्टी फिर से सीधी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग चुपचाप अपने अपने घर लौट गए। गांव में सुकून दोबारा लौट आया, लेकिन वो सुकून बहुत अजीब था, जैसे कोई निगरानी कर रहा हो। महीनों बाद जंगल में नए पेड़ उगने लगे, रास्ते खुल गए, बच्चे फिर से हंसने लगे। लेकिन एक रात रवि जंगल के किनारे से गुजर रहा था। उसने हवा में एक हल्की सी आवाज़ सुनी, डर को जगह मत दो। रवि रुक गया। उसने पलट कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर मिट्टी का एक छोटा सा निशान बना हुआ था, बिल्कुल वही दायरा। और उस दायरे के बीच एक नई हरी कली उग रही थी। रवि समझ गया, कहानी ख़त्म नहीं हुई, बस जंगल ने अपना राज दोबारा छुपा लिया। और तब से गांव वाले कहते हैं, जब हवा अचानक रुक जाए, जब पेड़ बिना वजह झुक जाए और दिल बिना वजह भारी हो जाए, तो समझ लो जंगल देख रहा है। और कहीं ज़मीन के अंदर रोशनी अब भी पहरा दे रही है।